हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि का चयन करें। तो ये है दर्पण प्रतिबिंब में इमेज दो तरह का होता है। एक, अगर दर्पण हॉरिजॉन्टल रखा हो तो उसमें टॉप और बॉटम चेंजिंग होता है। यदि दर्पण वर्टिकल खड़ा हो तो इसमें लेफ्ट और राइट चेंजिंग होता है। तो दर्पण को ध्यान से देखना है कि किस पोजीशन में रखा हुआ है। तो यहाँ पर दर्पण जो है वो वर्टिकल रखा हुआ है, इस प्रकार से ये रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ही लेफ्ट और राइट चेंजिंग होगा। जो नीचे होता है वो नीचे रहेगा। जैसे नीचे यहाँ पर ही ब्लैंक है, इसका मतलब है कि नीचे ब्लैंक होगा। तो यहाँ पर नीचे फुल हो गया, ये होगा नहीं। ये ऊपर अगर भरा हुआ है तो ऊपर भी भरा होना चाहिए, ऊपर ये खाली है तो ये नहीं होगा। यानी बॉक्स नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक कोड भाषा में कॉस्टली डाइनिंग टेबल को एन ऑफ के रूप में लिखा जाता है और इसका कोड इतना लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको टेबल का वैल्यू बताना है कि इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखना कि इसमें टोटल 2 लाइन है, तो मैंने 2 लाइन लिख दिया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, टेबल का। तो देखेंगे पहले लाइन में हमारा टेबल है, इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ से मिलेगा। दूसरे लाइन में भी टेबल है, इसका मतलब दोनों में टेबल। तो जो अक्षर कॉमन होगा वही मेरा आंसर होगा। इसमें एन है, इसमें एन है, ठीक है। उसके बाद ओ बी इसमें नहीं है, सिर्फ ए एन कॉमन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए एन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। ये 1 हो गया, 2, 3, ये 4 हो गया, और ये छोटा सा 5 हो गया, ये पूरा बड़ा 5 हो गया, और एक ये वाले। तो टोटल हो जाएंगे हमारे 6 हो गया, ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक हमें और मिलने वाला है, जैसे ये नंबर देता हूँ मैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 4 के बाद ये बड़ा सा वाला पार्ट जो है ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, और ये एक 6 हो गया, और एक छोटा सा ये, टोटल 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ही वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, इसमें आपको रो और कॉलम की संख्या काउंटिंग करना होगा। जिसमें ये 1 2 3, यानी हमारा रो भी 3 है, 2 3, यानी कॉलम भी हमारा 3 है, यानी रो और कॉलम दोनों की संख्या सेम है। जब दोनों सेम होता है तो यहाँ पर ही आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर देते हैं, सभी को जोड़ देंगे। तो ये 1 + 4 + 9, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 9 4 13, 1 14 हो गए, यानी टोटल इसमें 14 हो गए। अब आपको ये बीच में एक दिया हुआ, तो इसमें 5 हो गया, अब 5 इसमें हो गया, तो 5 5 10, तो 14 10 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। जब भी आपको बॉक्स वाले में दिया रहेगा तो आपको देखना है कि संख्या रो में ज़्यादा है या कॉलम के हिसाब से आ रहा है। अगर कॉलम के हिसाब से आ रहा है इसका मतलब कि आपको ऊपर से नीचे जाना है, अगर रो के हिसाब से तो आपको दाएं बाएं देखना है। तो हम यहाँ नीचे देख रहे हैं, जैसे 3 3 6 और 1 7। अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 3 7 1 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 169 किसका होता है, 13 का होता है। तो 4 2 6, 6 में हम 7 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। यानी हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुनना। तो मैंने अभी आपको बताया कि दर्पण को ध्यान से देखना है कि आपका दर्पण हॉरिजॉन्टल है
या वर्टिकल है। अगर वर्टिकल होगा तो ये लेफ्ट राइट चेंजिंग होगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इसमें टॉप और बॉटम चेंजिंग होगा। तो ऊपर वाले वस्तु यहाँ पर हमारा दर्पण जो है ये हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये ऊपर वाला भाग हमारा नीचे चला जाएगा। तो ये तो कलर किया होगा नहीं, ये लेफ्ट और ये राइट होगा नहीं, ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 6:25 PM पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच न्यून कोण क्या होगा। तो न्यून कोण में सबसे पहले आपको थीटा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 30h माइनस 11/2m। ठीक है, तो यहाँ पर ये 30 का 30 हो जाएगा, h का वैल्यू यहाँ पर 6 है, माइनस 11/2 इंटू ये 25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 में 6 से गुना करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, माइनस 11/2 गुणे 25 है। ठीक है, तो ये 180 का ये 180 रहेगा, माइनस उसको गुना करेंगे तो ये 2 5 2 7 यानी 275 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 275 डिवाइड बाई 2। अब इसको अगर हम डिवाइड दिया जाए, ये तो 180 का 180 रहेगा, डिवाइड देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 0.5। अब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये 5 का 5 हो जाएगा, पॉइंट 10 में से 7 जाएगा तो ये 1 हासिल दे चुका है, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 17 में से 13 जाएगा तो 4, यानी 42.5 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, घड़ी में 2:41 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बने दो कोणों में से छोटा वाला कोण ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि थीटा निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 30h माइनस 11/2m। ये 30 का 30 हो जाएगा, इंटू 2 माइनस 11 इंटू 41 डिवाइड बाई 2। अब 30 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, माइनस इसको गुना करेंगे तो ये 4 5 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 451/2। तो ये 60 का 60 हो जाएगा, 451/2। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 5 10 0.5 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो ये पॉइंट का 5 रहेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 1, यानी 165.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ए बी सी और डी के बीच सबसे कम उम्र का कौन है। ठीक है, तो कथन एक है कि ए बी और डी से बड़ा है, ए जो है बी और डी से बड़ा है, सी जो है वो ए से बड़ा है। तो पूछ रहा है कि सबसे कम उम्र का कौन है। तो ये दोनों तो कन्फर्म है, लेकिन ये दोनों में से हमें पता नहीं है कि ये दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसका मतलब है कि दोनों कथन मिलाने के बाद भी हमें पर्याप्त नहीं है, तो दोनों कथन पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये है कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है सभी। सभी का डायग्राम हमारा इस प्रकार से बनता है, एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ कुछ। कुछ कुछ में क्या होता है, इसमें एक सर्किल दूसरे सर्किल को चैन की तरह काट देगा, तो ये हमारा कुछ कुछ वाला हो गया। अब आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। कोई नहीं में क्या होता है कि इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच में नहीं रहेगा, सभी के सभी दूर रहेगा। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। लिखा हुआ कि सभी बर्तन पॉट है, इसका मतलब कि सभी हमारा इस प्रकार से डायग्राम बनता है। अब आपका डाउट होगा कि इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो जिसके साथ सभी वर्ड लगा हुआ है वो छोटा हो जाएगा,
तो बर्तन छोटा हो जाएगा और पॉट हमारा बड़ा हो जाएगा। आगे लिखा हुआ सभी पॉट गीली मिट्टी है, तो पॉट वाला इस बार अब क्या हो जाएगा, गीली मिट्टी, गीली मिट्टी। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। सभी बर्तन गीली मिट्टी है, तो सभी बर्तन गीली मिट्टी है, बिल्कुल सही है। कुछ गीली मिट्टी पॉट है, कुछ गीली मिट्टी पॉट है, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि जब ऊपर से आते हैं नीचे की ओर तो सभी में कंडीशन सही होता है, जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो कुछ कुछ वाले कंडीशन सही होता है। तो दोनों को दोनों यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष वाले, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है, सभी बिस्कुट बाजरा है। ये सभी वाला डायग्राम हमारा इस प्रकार से बनता है, ये बी से बिस्कुट हो गया, अब बी जेड से बाजरा हो गया, और सभी बाजरा अनाज है। तो मैंने क्या बताया, जब आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो सभी वाला कंडीशन सही होगा, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कुछ कुछ वाला सही हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब कुछ अनाज बाजरा है, कुछ अनाज बिस्कुट है, उसी प्रकार से सभी बिस्कुट अनाज है, सभी बिस्कुट बाजरा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। सभी बिस्कुट अनाज है, तो ये सभी बिस्कुट अनाज है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है सभी वाला। सभी अनाज बाजरा है, तो सभी अनाज बाजरा नहीं होगा क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष गलत है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राकेश एक बिंदु पर खड़ा है। राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, वह पूरब की ओर 20 मीटर और फिर दक्षिण की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर 35 मीटर और उसके बाद उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, फिर वह पूरब की ओर 15 मीटर चलता है। उसके आरंभ बिंदु और उसकी मौजूदा स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी मीटर में ज्ञात करना है। तो ये है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में, तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि वो यहाँ पर खड़ा है, तो राकेश एक बिंदु पर खड़ा है, वह पूरब की ओर, यानी पूरब इधर है, तो वो 20 मीटर पूरब की ओर चल दिया। उसके बाद वह दक्षिण की ओर गया और 10 मीटर चला। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर 35 मीटर चला, तो ये 35 मीटर पश्चिम की ओर चल दिया, 35 मीटर पश्चिम की ओर। उसके बाद उत्तर की ओर 5 मीटर चला, फिर वह पूरब की ओर 15 मीटर चला, पूरब की ओर 15 मीटर चला। तो उसके आरंभ बिंदु और अंतिम बिंदु, तो ये आरंभ बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, तो ये दोनों के बीच की कितनी दूरी है, ये टोटल 10 था, तो 10 में से ये 5 माइनस हो जाएगा, तो ये आपको बचेगा सिर्फ 5 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गई श्रृंखला के अनुसार अगली संख्या ज्ञात करें। 26, 29, 33 और 38 दिया हुआ है, तो इसमें यह है नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन में, तो इसमें भी आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। जब संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो वहाँ पर प्लस कीजिएगा, जब धीरे धीरे कम होगा तो वहाँ पर माइनस करिएगा, और संख्या एक बार ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर हम गुना स्क्वायर क्यूब करते हैं। जैसे ये 26 है, 26 के बाद 29 है, 29 के बाद कितना है 33 है, 33 के बाद हमारा 38 दिया हुआ है। यहाँ पे संख्या धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, 26 में 3 जोड़े, 29 में 4, यहाँ 5 जोड़े हैं, इसका मतलब नेक्स्ट हमें 6 जोड़ेंगे, तो 38 6 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लुप्त संख्या को चुनकर संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो ये देखने में संख्या बड़ा है, लेकिन हमें सिर्फ इसका लास्ट का 2 डिजिट से हम चेक कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट से, तो 67 में से अगर हम, जैसे ये लास्ट का हम 2 डिजिट लेते हैं, 67, 64, 61 और उसके बाद है 58। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे संख्या घट रहा है, तो यहाँ पर 3 माइनस हुआ, यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ, यहाँ भी 3 माइनस हुआ, यहाँ भी 3 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा लास्ट में 55 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लुप्त संख्या बताएं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था इसमें कि संख्या या तो आपको एक बार ऊपर से नीचे चेक करेंगे, एक बार दाएं से बाएं चेक करेंगे, इस प्रकार से। ठीक है,
तो हमें संख्या यहाँ पर ऊपर ज़्यादा की ओर नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 122 है तो 122 में से 122 में से हम माइनस करके देखते हैं। ये 122 है, 122 में से कितना माइनस करते हैं, 37 हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 12 में से 7 गया 5, 12 में से यानी 11 में से 3 जाएगा तो 8, यानी हमें एक इसमें से माइनस किए तो हमें मिल गया। उसी प्रकार से 127 में से हम 48 माइनस कर लेते हैं तो 17 में से 8 गया 9, 11 में से 7 गया 4, यानी माइनस करने पर हमें मिल गया। ठीक है, इसको भी माइनस करने पर हमें मिल गया। तब हमें क्या करना है, 105 में से 66 माइनस करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 में से 6 हो जाएगा तो 3, यानी 39, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर संख्या देखने में हमें पता चल रहा है कि संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ही मल्टीप्लाई होगा नहीं तो स्क्वायर होगा। जैसे 6 है, 6 के बाद कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ, 30 के बाद 150 दिया हुआ है, 150 के बाद यहाँ पे खाली है, उसके बाद है 3750 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुना करके देखते हैं, तो यहाँ पर गुना किए 5 से तो 6 5 30, 30 बचे 150, 15 बचे 75, यानी 750, यानी सभी में हमें 5 से गुना करना ही है तो 15 बचे 75 आ गया, यानी 750। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक कूट भाषा में रूरल को इतना कोड के रूप में लिखा जाता है तो रिमोट को कैसे लिखेंगे। तो ये है अल्फ़ाबेट वाली रीजनिंग है। तो सबसे पहले आपको ए से लेके जेड तक के सभी नंबर मालूम होना चाहिए और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी मालूम होना चाहिए, तभी आप अल्फ़ाबेट वाली रीजनिंग को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, RURAL, इसका कोड क्या दिया हुआ है, VYVEP दिया हुआ। ठीक है, अब सभी का नंबर, R का कोड होता है 18, U का कोड होता है 21, R का कोड 18, A का 1 होता है, L का 12 होता है, V का 22 होता है, Y का 25 होता है, V का 22 होता है, E का 5 होता है और P का 16 होता है। तो 18 में कितना ऐड किए, 18 4 22 हो गया, 21 4 25 हो गया, 1 4 5 हो गया, 12 4 16 हो गया। ठीक है, 18 4 22 हो गया। तो सभी में क्या ऐड हुआ, +4 ऐड करें तो नंबर लिखने से आपको साफ साफ पता चल जाएगा। ठीक है, तो सभी में 4 जोड़ देना है। जैसे ये R है, R के बाद क्या है, RE, ये R हो गया, R के बाद E है, MOT है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये REMOTE है। ठीक है, तो R का वैल्यू 18 होता है, E का वैल्यू 5 होता है, M का वैल्यू 13, O का वैल्यू 15, T का 20 और E का 5 होता है। सभी में क्या करना है, 4 ऐड करना है। तो सभी में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो 18 4 कितना हो जाएगा, 22, 5 4 9, 13 4 17, 15 4 19, 20 4 24, 5 4 9। अब ये जो 22 आया है, 22 होता है V, 9 होता है I, 17 होता है Q और 19 होता है S और 24 होता है X और 9 होता है I, यानी VIQS, VIQSXI, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक विशेष भाषा में प्लांट को इतना कोड के रूप में लिखा जाता है तो टोयोटा को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे PLANT, इसका कोड है QMBOU। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नंबर लिखते हैं। तो P का होता है 16, L का होता है 12,
ए का 1, एन का 14, टी का 20 होता है। उसके बाद ये क्यू का 17 होता है, एम का 13 होता है, बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है और भी का 22 होता है। तो 16 में 1 जोड़ें 17, 12 1 13, 1 1 2, 14 1 15, 20 2 22 हो गया। नहीं यू है ना, तो 20 1 21 हो जाएगा। तो सभी में यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जुटा गया, मतलब सभी में एक ऐड किया गया है। तो हमें ये टी है, ओ है, वाई है, ओ है, टी है, टोयोटा। तो सभी में एक जोड़ेंगे तो टी के बाद क्या आता है, एच टी यू होता है, ओ के बाद पी आता है, वाई के बाद जेड आता है, ओ के बाद पी आता है, टी के बाद यू आता है, ए के बाद बी आता है। तो ऑप्शन नंबर मिलाएंगे यूपी जेड पी, यूपी जेड पी यू बी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यदि के आई एन को पी आर एम लिखा जाता है तो थ्रेड को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे ये के है, आई है, एन है, इसका कोड क्या लिखा हुआ है, पी आर एम है। अब ये हमने क्या बताया था कि अगर आपको अपोजिट याद होगा, जैसे के का उल्टा पी होता है, आई का उल्टा आर होता है, एन का उल्टा एम होता है, तो यहाँ पर अपोजिट लेटर लिखा हुआ सभी का। तो उसी प्रकार से टी एच आर ई ए डी, तो इसका अपोजिट वर्ड हमें लिखना है लेटर। तो टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, एच का एस होता है, आर का आई होता है, ई का भी होता है, ए का जेड होता है और डी का डब्लू होता है। तो ये मैंने अपोजिट लेटर लिख दिया। अब ऑप्शन मिलाते हैं जी एस आई वी डब्लू जेड, जी एस आई वी जेड डब्लू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना डिग्री होगा। तो मैंने क्या बताया था कि थीटा बराबर होता है 30H माइनस 11/2m। ये फॉर्मूला होता है 30 इंटू 2 माइनस 11 गुने 12 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 30 में 2 से गुना करिएगा तो 60 हो जाएगा। इसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 6, 11 6 का 66 हो जाएगा और घटाएंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।